नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे देश की सरकार की हालात जो है बड़ी गंभीर है। सरकार ने सोचा नहीं था कि उसका खुलासा इस तरह से होगा। चाहे देश के चुनाव प्रणाली की बात हो और चाहे सरकार चलाने की, नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाया ही नहीं 12 साल में। उन्होंने इस देश को खोखला किया और देश पर कब्जा करने की साजिश की। यह हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगातार लगते रहे हैं और लगेंगे भी आने वाले दिन में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से भी अब चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं और यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक चला गया है कि चुनाव में धांधलियां की जा रही हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और भारत के लोगों को एक षड्यंत्र और साजिश के तहत वोटर लिस्ट से दूर किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। एक खास कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है और सामान्य वर्ग को भी टारगेट करके काटा जा रहा है। ऐसे लोगों का जो विपक्ष को देते हैं तो उनका नाम काट दिया जा रहा है, लेकिन सत्ता के हैं तो उनके नाम रखे जाते हैं और फर्जी मतदाताओं की बाहर आ गई है देश में। इस बीच सरकार मोदी से संभल नहीं पा रही है, हाथ से पूरा निकल चुका है। महंगाई कमरतोड़ है और हर सामान में मिलावट, और देश को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि तहस नहस वाली परिस्थितियां कर दी हैं और कुछ चुनिंदे लोग जो है और नेता सत्तारूढ़ दल के मलाई काट रहे हैं और बाकियों का भविष्य वर्षों बरस तक के लिए बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में एक दिन यह देश फिर गुलाम होगा और गरीबी रेखा के इतने नीचे जाएगा कि वहां से उठकर आकर गरीब बनने लायक नहीं रहेगा। गरीबी रेखा के इतना नीचे जाएगा कि गरीब बनने लायक नहीं रहेगा फिर उठने के बाद। ऐसे में इस सरकार के अंदर जो परिस्थितियां बनी, 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन करके जो आए, उन 240 सांसदों को भी इस सरकार ने संभाल नहीं पाया। यानी कि मोदी नहीं संभाल पाए 240 सांसद को भी। भारतीय जनता पार्टी के यह 240 अल्पमत की सरकार, उसके बाद में भी इतनी तानाशाही, इतनी क्रूरता, और वह एनडीए गठबंधन के 53 सांसद जो इन्हें सपोर्ट दिए, खासतौर पर नीतीश के 12, चंद्रबाबू नायडू के 18, दो पवन कल्याण के 16, दो पवन कल्याण के 18 और नीतीश के 12, 30 होते हैं। इन 30 के दम पर सत्ता थी, लेकिन विपक्ष को तोड़ा गया और एक ऐसे संविधान संशोधन के लिए 362 सांसद के सपने देखे जिसके लिए विपक्ष को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। टीएमसी को तोड़ा, ममता बनर्जी के 20 सांसद को, 6 उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, चाहे खरीदा, जो भी किया। लोकतंत्र का गला घोटना है यह। 362 सांसदों का सपना देख रहे थे मोदी, लेकिन 240 को संभाल नहीं पाए। सोचिए, जो 240 सांसद को एकजुट नहीं कर पाया, उसमें अपनी सहमति नहीं दर्ज करा पाया और 362 सांसदों के सपने देख रहा था लोकसभा के अंदर, विपक्ष को तोड़ के। इसे लोकतंत्र कहते हैं। इन सभी के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थिति मची हुई है। यह कि मोदी की जो इस वक्त लाचारी है, विदेशों में छिछलेदर हो रहा है, चुनाव आयोग की प्रणाली और इस देश के लोकतंत्र पर संयुक्त राष्ट्र एक्शन ले रहा है। नोटिस दिया था 60 दिनों का, मोदी सरकार ने जवाब नहीं दिया तो एक्शन की तैयारी हो रही है। क्या एक्शन लेगा इस सरकार के ऊपर?
और उसका एक्शन बहुत भारी पड़ेगा, बहुत तरह के बैंड लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी को पहले भी विदेशों का वीजा नहीं मिलता था, उनके ऊपर बैंड लग चुका था, वह नफरत फैलाते थे। और जब प्रधानमंत्री बने तो मजबूरी हुई हर देश की वीजा देना, क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री हो गए। फिर वो पर्सनल मोदी को वीजा नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वीजा था, नहीं रोक सकते थे। तो वीजा मिलना शुरू हुआ तो उसका भी दुरुपयोग किया, भारत के लिए काम नहीं किया, अपने चंद उद्योगपतियों के धंधे के लिए, जैसे दलाल करते हैं कि जाते हैं और सेटिंग करते हैं, फिर बाद में कंपनी वाला जाता है और वहाँ एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है, वह वाला काम करने लगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रधानमंत्री किसी देश का अगर इस तरह से काम करता है तो बहुत सोचने विचारने की बात है कि फिर तो वह देश कहां चला रहा है। अब ऐसे में चुनाव आयोग का पोल खुल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर पूरा घमासान मचा हुआ है। इन सब को देख करके जो मोदी को अब हटाने की कुर्सी से तैयारी हो रही है, और मोदी के खिलाफ 86.8% देश की जनता, वोटर, जनता की बात छोड़ दीजिए, वोटर जो है एनडीए गठबंधन को, वह खिलाफ हो गए। तो एनडीए गठबंधन के अंदर एक बौखलाहट है कि आखिर एनडीए का चेहरा यही, इन्हीं के चेहरे पर वोट मिल रहा है। तो फिर और मोदी ही लाचार होते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह थूक रहे हैं लोग, तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। तो फिर इनकी लाचारी को देख करके अब एनडीए गठबंधन के लोगों को यह लगने लगा कि सरकार गिर जाएगी, तो फिर इनके लिए फिर वोट मांग पाना बहुत मुश्किल होगा। अब इन चीज के बीच अब लोगों के बीच चर्चा हो रही है और सोचने वाली बात है, 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 लोकसभा चुनाव में जीत करके आए, इन 240 में 136 जब ओरिजिनल भाजपाई और आरएसएस के हैं और 104 वह जो दूसरे दलों से आए हुए लोग, तो 104 मोदी के साथ हैं। तो वह भी कब तक है? भ्रष्टाचार का आरोप है उन लोगों पर, सब पर, मोटे रकम का, और भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया था और भारतीय जनता पार्टी ने ही कर लिया, और उन्हीं लोगों को तख्तोताज दे रखे हैं मोदी। तो अंदर भाजपा के अंदर टकराव है। इसी के तहत नरोत्तम मिश्रा एक उदाहरण बने मध्य प्रदेश के अंदर, उनको टिकट नहीं मिलने पर हंगामा हो गया, 300 से अधिक लोगों ने इस्तीफा दे दिया, नेताओं ने, और पूरी कार्यकारिणी ही इस्तीफा दे दी। अब ऐसे में जब जो व्यक्ति अपनी पार्टी के 240 को नहीं संभाल पा रहा है और 362 2/3 सांसद का सपना देख रहा है लोकसभा के अंदर डिलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए, क्या वह सपने पूरे होंगे? जो 240 को संभालने की हैसियत नहीं रखता है, उसे एक नहीं कर सकता, उसे अपना विश्वास उसके ऊपर नहीं जमा सकता, तो वह 362 का सपना क्या पूरा कर पाएगा लोकसभा के अंदर? यह संभव है क्या? तो फिर ऐसे में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी दांव पर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूएन संयुक्त राष्ट्र के नोटिस से मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, और मोदी के सपने तोड़ दिए हैं इस नोटिस में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में इस बात की अब चर्चा और संज्ञान लेना शुरू कर दिया कि भारत में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। चुनाव प्रणाली के द्वारा भारत के अंदर 5.58 करोड़ वोटर लिस्ट से लोगों के नाम अभी तक कट चुके हैं और बाकी जगहों पर एसआईआर जारी है। इस रिपोर्ट में, यूएन की रिपोर्ट ने, इसने भी जांच कराई, इस रिपोर्ट में यह आया है कि एक खास समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा है। बंगाल के नंदीग्राम का इसमें जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में कि बंगाल के अंदर नंदीग्राम सीट पर एसआईआर के तहत 95% मुस्लिमों का नाम काट दिया गया है, यानी कि 100 मुस्लिम में 95 लोगों के नाम काट दिए गए। तो इस तरह से पूरे देश के लोगों का एक खास वर्ग का नाम काट दिया जाएगा। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें कंप्रोमाइज वाला सिचुएशन है कि चुनाव आयोग
किसी की नहीं सुनता, विपक्ष की नहीं सुनता और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए काम कर रहा है और न्यायपालिका उसका भरपूर साथ दे रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भरपूर साथ दे रहा है। और इसके दो कारण हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के जो कानून बनाया गया जिसमें पारदर्शिता नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया और सुनवाई नहीं की और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप है कि एसआईआर को लेकर, कटे नामों को लेकर के जनता जा रही है या विपक्ष जा रहा है तो वह सुनवाई नहीं कर रहा है, वह चुनाव आयोग के पक्ष में फैसले दे रहा है, यानी कि लोकतंत्र का गला को घोटा जा रहा है। एक ऐसे देश में लोगों को प्रमाणित करने के लिए बोला जा रहा है कि वह इस देश का नागरिक है जिसने नागरिकता का कोई प्रमाण दिया ही नहीं। और घुसपैठिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाली बात 80-20 वाली भी इस रिपोर्ट में है कि सरकार इसका इस्तेमाल सरकार खुद करती है, जो कि गैर संवैधानिक है, चुनाव प्रणाली का उल्लंघन है। कभी हमारे देश के अंदर जो टी.एन. शेषन थे, टी.एन. शेषन का लोहा मानता था, पूरा विश्व पूछता था, मान्यता थी। जिस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 52% 2019 में थी, 2024 के अंदर 25% पे आ गई थी और अब तो कोई विश्वास ही नहीं रहा चुनाव आयोग पर। तो जब जिस चुनाव आयोग की 0 या 10% की मान्यता हो, उस चुनाव आयोग के चुनाव प्रणाली पर कितना बड़ा संदेह है। ऐसे में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। और संयुक्त राष्ट्र ने अगर कोई कड़ा फैसला ले लिया तो मोदी के सपने टूट जाएंगे, इस्तीफा देने की नौबत आ पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर टकराव है, यानी कि मोदी और आरएसएस के अंदर टकराव है। मोदी आरएसएस पर कब्जा करना चाहते हैं और आरएसएस अब किसी भी कीमत पर मोदी और शाह को नहीं चाहता, क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र के बाद अगर एक्शन हुआ तो आरएसएस भी लपेटे में आ जाएगा। इसलिए आरएसएस अब किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना चाहता है। संभव होगा या नहीं यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एनडीए के अंदर बौखलाहट मोदी की लाचारी को देख करके हो गया। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के अंदर कि सत्ता है यह तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या? मोदी जिस तरह से लाचार हो रहे हैं और हर तरफ से मोदी पर सवाल खड़े हो गए, इनके नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो जनता दौड़ा लेगी अब। और जनता का गुस्सा ऐसा भड़क रहा है कि पूरे देश में जनता सड़क पर आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया है, एक प्रणाली और एसआईआर में जोड़ दिया है, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन नहीं निकाला, पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कस नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना। गैर संवैधानिक तरीके से यह काम चुनाव आयोग धांधलीबाजी से धोखे के साथ कर रहा है कि जिस व्यक्ति का नाम 2002 या 2003 में नहीं था, उसके बेटे का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, और अगर नाम चाहा है तो उसको नाम को काट दिया जाएगा। जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी वोटर है उसका नाम काट दिया जाएगा, क्योंकि उसके पिता या माँ का नाम, पिता और माँ का नाम नहीं है उस वक्त के एसआईआर में। और दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट टाइम कोई वोटर है और उसके पिता और माँ का नाम 2002 और 2003 में नहीं है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। यानी कि युवा पीढ़ी को अब टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि युवा सड़क पर आ रहे हैं। युवा सड़क पर आए हुए हैं तो युवाओं का डर इस सरकार को है, तो अब इस तरह के टारगेटेड करने लगी है चुनाव आयोग। इन सब बातों का भी लेकर के माहौल बिगड़ता जा रहा है। यानी कि अब बच्चों को शिक्षा से रोकने के लिए और बच्चों को रोजगार के लिए जो मांग कर रहे हैं और पेपर लीक पर सवाल खड़ा है, इन सब प्रणालियों को खत्म करने की एक नाकामयाब साजिश है या कामयाब साजिश है, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इससे छात्रों का गुस्सा और भड़केगा। अब ऐसे में सरकार और बड़े संकट में पड़ेगी। तो एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर भी बौखलाहट है कि तो फिर उनके भी वोटर तो कटेंगे। वह तो सेकुलर है, वह हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है, उन्हें तो सबका वोट चाहिए। तो उनके लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इस बात को लेकर के बौखलाहट और बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर सही साबित हो गए। चुनाव हाईजेक था और है, धांधली है। राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए थे चुनाव आयोग में चोरी को लेकर के, किस तरह से
वोट कट रहे हैं। तो एसआईआर के पहले चुन चुन करके लोगों के नाम काटे जा रहे थे। डुप्लीकेट वोटर, बल्क वोटर, एक घर में 1000, 500, 700 वोटर के नाम जोड़े जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल हरियाणा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया गया, कर्नाटक में किया गया। जब यह चोरी पकड़ी गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो इसने एसआईआर शुरू कर दिया, जबकि एसआईआर नहीं होना क्या था, आधार कार्ड से वोटर कार्ड का लिंक होना था। लेकिन लिंक करता तो एक आदमी को एक ही वोट मिलता, क्योंकि आधार कार्ड में तो सारी डिटेल है। अब ऐसे में एसआईआर चालू हुआ और एसआईआर के तहत विपक्ष के सारे वोट को काट दिया गया। एक ऐसी प्रणाली का उपयोग किया गया जो 25% लोगों के नाम काट देगा, और एसआईआर से काटा गया। बिहार में 65 लाख और पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों के, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के, टोटल अभी तक 5.58 लाख करोड़ लोगों के नाम कट गए, और बाकी जगहों पर शुरू है एसआईआर। ऐसे में 10-15 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। अब जब युवाओं के लिए अलग से गजट निकाल दिया इसने, और इसको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, लोगों को बताया नहीं गया, इसको प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया बिना बताए हुए, और नाम काटे जा रहे हैं। तो ऐसे तो आधा देश वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। तो आधा देश क्या इस देश का नागरिक नहीं है? यह जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं देगी, क्योंकि यही तो करवा रही है। और चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रहा, और सरकार निकम्मी है। यह सरकार अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कर रही है, क्योंकि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है। अब तो संयुक्त राष्ट्र भी इस बात को मान लिया कि एक असंवैधानिक सरकार है, इसकी सारी ताकतों को छीन लिया जाए। क्या उसका फैसला होगा वह तो वक्त बताएगा, लेकिन 60 दिन का नोटिस था, जिसे हमारे देश की गोदी मीडिया ने छिपा दिया था, और अब एक्शन शुरू हुआ है, तभी भी छिपाने की एक लंबी साजिश रची जा रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस सरकार के लिए जो अब संकट आने वाली है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और एनडीए गठबंधन की बौखलाहट में भी सच्चाई है। लेकिन उस बौखलाहट के बाद क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल जो 53 सांसद समर्थन दे रहे, वह संज्ञान लेंगे या फिर वह साथ मिल जाएंगे? लेकिन फिर भी सवाल तो मोदी के ऊपर है कि जो 240 सांसदों को नहीं संभाल पा रहा है, और 362 के सांसदों के सपने लोकसभा में कैसे पूरे करेगा? और आरएसएस अब मोदी के पीछे पड़ गया है, भाजपा में नहीं, भाजपा के खिलाफ बगावत कर दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।